आप सभी का स्वागत है सिंह शर्मा क्लासेस में। आइए करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास का प्रैक्टिस पेपर हम कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। एक फिगर आपको नजर आ रहा है, चित्र नजर आ रहा है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि फिगर आपको नजर आ रहा है कि ये इसकी साइड जो है 8 मीटर है, ये 4 है, ये जो है 6 मीटर है। तो जिस शेप में आपको फिगर नजर आ रहा है आपको डिसाइड कीजिए कि क्या क्या नजर आ रहा है। तो शेडेड, ये पूरा ही जो पोर्शन है वो शेड कर रखा है, छायांकित है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। अगर हम इसको ध्यान से देखें, फिगर को थोड़ा सा अगर यहां से ज्वाइन कर दूं, मैं समझाने के लिए आपको डॉटेड लाइन ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या एक सेमी सर्कल है, वो क्या एक अर्धवृत्त है। और अगर इसको मैं नेमिंग कर दूं, फॉर एग्जांपल जैसे ए, बी, सी और डी, ए बी सी डी जो आपको फिगर नजर आ रहा है वो नजर आएगा आपको रेक्टेंगल की शेप का, वो क्या एक रेक्टेंगल शेप है। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर होती हैं। अगर ये सी डी हमारी 8 है तो ये भी 8 ही होगी, ठीक है जी। अगर ये 4 है इसकी ब्रेथ तो ये 4 होगी। इसका मतलब अगर ये 4 हो जाएगी, 4 मीटर यहां से लेकर यहां तक 4 हो जाएगी। और ये पूरी हमने कितनी ले रखी है, दे रखी गिवन कितनी 6। अगर ये 4 माइनस करेंगे तो नीचे कितने बचेगी भाई, यहां से लेकर यहां तक ये बचेगी 2 मीटर। इसका मतलब ये 2 मीटर डिस्टेंस है। इट मीन जो 2 मीटर डिस्टेंस आपको नजर आ रही है वो क्या है, वो सेमी सर्कल की रेडियस है, मतलब उसकी त्रिज्या है। तो अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल दें और रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें तो और दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में से, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख के आपको दिखा रहा हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप शॉर्ट में सीधा ए लिख सकते हैं, ए फॉर एरिया की एरिया ऑफ शेडेड रीजन सीधा लिख सकते हैं भाई। ज्यादा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैलकुलेशन वर्क जहां करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई, प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में 2 कर देंगे तो हाफ हो जाएगा भाई। मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एल कितना भाई, लेंथ 8 है, ये 8 आ जाएगा और ब्रेथ 4 है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये बात और फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में 42 प्लस 2 पाई, 32 प्लस 2 पाई, 32 प्लस पाई एंड नन ऑफ दीज। तो जो आपके आंसर गिवन है, मतलब जो ऑप्शन गिवन है आपको उसमें पाई एज इट इज दे रखा है। इसका मतलब आंसर हमारा में भी पाई में हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है। हो सकता है कि पाई की फॉर्म में आंसर ना आए, लेकिन पाई की फॉर्म में आ भी सकता है भाई। 3 ऑप्शन है, इनमें से भी कोई हो सकता है आंसर। तो ऐसा जब कभी आपको पाई आंसर मिलता है तो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी, पाई को एज इट इज रखें स्टार्टिंग में। एंड में जाकर अगर पाई की फॉर्म में आंसर नहीं मिलता है तो पाई की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा पाई की फॉर्म में आया, पाई एज इट इज। आर कितना भाई, आर हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और अपॉन में 2 है भाई, 1 2 से 2 कट जाएगा। ये अगर 8 चौका 32, 2 इंटू पाई 2 पाई। देखिए ध्यान से, 32 जमा में 2 पाई, 32 प्लस 2 पाई। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे फिगर को देख के आपने घबराना नहीं है कि कैसे फिगर दे दिया भाई, समझ नहीं आ रहा ना रेक्टेंगल नजर आ रहा, तो आप ऐसे ज्वाइन कर लेंगे इसको और इजीली आप कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले जो है, सेमी सर्कल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है, फॉर्मूले आपको लर्न होने जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर नजर आ आपको, सी डी लेंथ जो वो कितनी भाई 20 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ए दिस इज पॉइंट ई 9 सेंटीमीटर, डी ई 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर ध्यान से देखें तो ये फिगर आप देखें, यहां से जो ये इतना पोर्शन है आपका, ये जो पीछे क्या नजर आपको, सेमी सर्कल अर्धवृत्त नजर आ रहा है इसमें।
और BC जो है, BC 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, वो क्या है, इसका व्यास है, इसका क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस इजीली निकल जाएगा। अब ये फिगर तो हमें समझ में आ गया भाई। अगर इससे आगे वाला फिगर देखे, ABCD की बात करें तो ये कोई भी शेप हमें से नजर नहीं आ रही, कोई रेक्टेंगल की या स्क्वायर की या कैसी शेप नजर नहीं आ रही। तो मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, ऐसे क्या करेंगे आप, इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन देखो ज्वाइन कर देंगे। हम अपना क्वेश्चन इजी करने के लिए इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अगर अब इस फिगर को देखें, ABCD को देखें तो ये क्या शेप नजर आ रही है, कोई रेक्टेंगल नजर आ रही है भाई, रेक्टेंगल। ये 15 है तो ये भी क्या होगी भाई, ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। और अगर ये 20 है तो ऊपर वाली भी क्या होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। तो अगर हम क्या करें, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का, और यहां से सेमी सर्कल का, दोनों का एरिया निकाल के, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के इनको प्लस कर देंगे तो शेडेड का आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो इतना सा जो पोर्शन है रेक्टेंगल का जब निकालते हैं तो ये ट्रायंगल है ADE, ये ट्रायंगल भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन हमारा जो एक्चुअल फिगर गिवन है उसमें ये फिगर नहीं है, ये तो हमने ज्वाइन किया अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, हमने इसको ज्वाइन किया है ताकि रेक्टेंगल की शेप हमें नजर आए। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया वो क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है भाई, L इंटू बी, प्लस में एरिया ऑफ क्या आएगा, सेमी सर्कल, पाई R स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि एंगल देखिए आप ध्यान से, 90 एंगल आपको नजर आ रहा है, तो दिस इज बेस एंड परपेंडिकुलर। अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 एंगल है, तो इसका माइनस कर देंगे तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो आप देखिए लेंथ कितनी इसकी 20 है, ब्रेथ कितनी भी 15 है, प्लस में 1/2 एज इट इज। पाई की वैल्यू, पाई हमारे जो ऑप्शन में इसमें गिवन नहीं लिखे, ऑप्शन में ऑप्शन लिख देते हैं अभी, कोई बात नहीं, ऑप्शन मेंशन कीजिए एक बार, इसके ऑप्शन इसके अभी बता देते हैं। अगर ऑप्शन मेंशन नहीं किए हैं तो ऑप्शन मेंशन करवा देते, कोई बात नहीं। लिखिए बेटा, ऑप्शन लिख लीजिए, इसके ऑप्शन बता देते हैं बेटा। 332 सेंटीमीटर स्क्वायर, 334.39 सेंटीमीटर स्क्वायर, 340.39 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है बेटा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन बेटा। हाँ अब करिए, ये ऑप्शन आपको गिवन है बेटा, ठीक है। तो देखिए इसमें वैल्यू आपने रखी, वेरी गुड, ठीक है। चेक करिए, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना बेटा, आर रेडियस, अगर ये हमारा 15 है तो इसका हाफ करेंगे तो आएगा ना, तो आर स्क्वायर 15/2 इंटू 15/2 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 12 इंटू 9। तो ये कैलकुलेशन वर्क है जस्ट। अब एमसीक्यू कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपने देखा जस्ट 1 सेकंड में सोल्व कर दिया, कुछ कैलकुलेशन वर्क भी होगा, आप वो करेंगे तब आपका आंसर निकलेगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई, 300 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 2 30। इसको सोल्व कीजिए भाई, कुछ कट रहा तो काट दीजिए, ये कट गया भाई, 11 से कट गया, कितना बचा भाई, ये बचा 11, 15 इंटू 15 2 to 5, 15 स्क्वायर 225 भाई, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, ये 2 1 जा 2 6 जा कितना भाई, 6 9 जा 54। अब ये कैलकुलेशन वर्क है भाई, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो 225 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, 225 की अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 5 7 4 2 2 4 7 5, और किससे करेंगे हम, 28 से करेंगे भाई, 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखिए, 28 पे जाएगा तो चेक करिए एक बार, 28 को अगर हम करेंगे 8 से अगर करते हैं 8 × 64, 6 8 16 और 6 224, और अगर 9 से करेंगे भाई 28 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 72, 9 3 18 7 25, ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा बेटा, 8 से जाएगा ये,
तो 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 224 आया बेटा ये। 2 2 4, इसको माइनस करिए, 7 माइनस 4 3, ये 2 और ये कितना भाई, ये 5 है। फिर से देखेंगे तो आपको नजर आ रहा, देखिए 8 से जाएगा बेटा ये भी, तो ये कितना आएगा 2 2 4, कितना बचा भाई यहाँ पर 1, ये 1। अब डेसिमल लगेगा बेटा और यहां से क्या उतरेगा, 0 उतरेगा एक। अब 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 28 ये करेंगे तो देखिए अगर 28 चौके करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए 28, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 112 ज्यादा हो जाएगा भाई, तो 3 पे जाएगा भाई, 3 से जाएगा। 3 8 24, 3 6 और 2 8, 84 आया बेटा। माइनस करिए, देखिए 1 कैरी कितना है बेटा 6, ये 1 कैरी बचेगा 2, फिर यहां लगेगा 0। अब कितने जाएगा बेटा 9 से, देख रहे 9 से हमने किया था 252 आया था, तो 9 से जाएगा। अब हमारे जो डेसिमल के 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने आंसर निकाल दिया है। और हमारा कितना बेटा ये इसमें देखिए, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं 300 में से 54 को यहां लिख देता हूं, 300 में से 54 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 346। और इसके तो कैलकुलेशन करी बेटा, मल्टीप्लाई करी हमने और डिवाइड किया तो कैलकुलेशन कितनी है बेटा 88.39। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस ध्यान से करिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है बेटा, तो डेसिमल लगा के 2 0 लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर क्या है 88.39 है। प्लस करेंगे बेटा 9 3, ये 8 से 14, 8 से 12 और 1 13, 334.39, 334.39 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा बेटा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब ऐसी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे बेटा तो जो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, जिसमें थोड़े कैलकुलेशन वर्क भी होगा, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि तो फिगर को देख के डिसाइड करेंगे कि शेडेड रीजन का निकालना तो कौन सी शेप ये बन रही है, और अगर शेप कंप्लीट नहीं हो रही तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम कैसे डॉटेड लाइन से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो और फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए बेटा। तो कैलकुलेशन वर्क आपका डिपेंड करता है सारे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, तो ये कैलकुलेशन वर्क आपका फास्ट होना चाहिए तो आप इजीली पेपर सोल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23, किसी खेल को जीतने की प्रायिकता x/12 है और इसे हारने की प्रायिकता 1/3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज x/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज 1/3, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। देखिए कैसे करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया बेटा कि एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, PE प्लस में PE बार या E डैश लिख देते हैं, E डैश E बार इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है PE किसी इवेंट के होने की प्रायिकता, मतलब किसी भी चीज के होने की, जीतने की लगा लो या काम के होने की प्रायिकता, और जिसके ऊपर मैंने डैश लगा दिया, बार लगा दिया, उसका मतलब क्या नहीं होने की। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, गेम को जीतने की। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं समझाने के लिए, PE का मतलब है जीतने की प्रायिकता, यहां पर जीतने की है, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब नहीं जीतने की, कहने का मतलब क्या होगा हारने की, ये होगी हारने की, यह हारने की प्रायिकता। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आता है, मतलब किसी भी काम के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्लस करेंगे तो हमेशा क्या आता है 1 आता है बेटा। 1 के इक्वल आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ एन इवेंट, किसी भी काम के नहीं होने की प्रायिकता। यहां पर E के ऊपर बार भी लगा देते हैं बेटा, और यहां पर अगर ये नहीं लगाए तो नोट E भी लिख देते हैं, नोट E नहीं, E के नहीं होने की प्रायिकता। तो ये वैसे भी आ सकता है, देखो अगर ये मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन डालेगा तो ऐसे भी डाल सकता है PE प्लस P नोट E, या नोट E की जगह PE बार किसके इक्वल होता है, 4 ऑप्शन दे सकता है आपको। तो आंसर हमारा क्या होगा 1 के इक्वल होता है भैया। तो इसके ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं जब मैंने प्रोबेबिलिटी सोल्व की थी। तो बेटा तो जीतने की प्रायिकता क्या, देखिए x/12 और हारने की क्या है 1/3 इज इक्वल टू क्या है 1। x की वैल्यू फाइंड करनी, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं बेटा। आप यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं या फिर नंबर को आप उधर भेज सकते हैं, ये कर सकते हैं x/12 1 माइनस 1/3, 1/3 को उधर भेज दिया माइनस हो जाएगा, ये x/12 तो एज इट इज बेटा। इसका एलसीएम क्या आएगा 3, 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 1, कितना भाई यह x/12 इज इक्वल टू 2/3, कुछ भी नहीं भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 8, 3 8 जा 3 डिवाइड में जाएगा बेटा, x की वैल्यू क्या आई 8। ऑप्शन चेक करिए,
ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा है बेटा, ऑप्शन सी इसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें 8 हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। संख्याओं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 में से एक संख्या रैंडमली, एक संख्या कोई x है वो रैंडमली सिलेक्ट की गई भाई। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रायिकता निकालनी है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 कि x स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी या तो वो 4 के इक्वल आए या 4 से छोटी आए। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वन नंबर x इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। चार ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं भाई। ये कहा कि x की जो वैल्यू है वो ये सारी x की वैल्यू भाई, इनमें से कोई एक x सिलेक्ट करना हमें, मतलब x की वैल्यू कोई भी एक इन नंबर्स में से सिलेक्ट करनी है। नंबर हमारे पास कितने, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर हमारे पास यहां पर है, टोटल नंबर कुल नंबर हमारे पास 7 है। तो कुल परिणाम हमारे पास, मतलब ये हमारे पास क्या भाई कुल परिणाम है। अगर प्रोबेबिलिटी आप कर रहे हैं आपको पता होगा, टोटल आउटकम निकालते हैं, टोटल नंबर टोटल आउटकम, ये हमारे पास 7 है जी, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अगर x नंबर को इसमें से सिलेक्ट करना है, x नंबर हमने कोई भी सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल x को हमने सिलेक्ट कर लिया, कितना, फर्स्ट नंबर देख लेते हैं -3, ये समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। x को हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हमें क्या चाहिए x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर करते हैं भाई, x स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, कितना भाई यह 9। तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, लेकिन x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 से छोटी। 9 जो 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं होगा उसमें, ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं भाई, x की वैल्यू हमने ले ली -2, x स्क्वायर करते हुए -2 का स्क्वायर करते हैं, आपको पता प्लस हो जाएगा 4। तो हमने कहा इक्वल टू 4 भी होना चाहिए भाई, तो इक्वल टू 4 इसका नंबर, ये नंबर भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, वो भी 4 से छोटा, ये भी ले सकते हैं। 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 x स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो वो भी 4 से छोटी होगी। 1 भी ले सकते हैं और ऐसे 2 भी ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते भाई। इसमें से 3 और -3 हट जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं या -3 लेते हैं तो उसका स्क्वायर करने के बाद वो 9 बन जाता है और वो x स्क्वायर हमारा 4 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई -2, -1, 0, 1 या 2, इनमें से कोई भी वैल्यू हम x की लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो जो आंसर आएगा x स्क्वायर जो आएगा वो हमेशा या तो 4 के इक्वल आएगा या 4 से छोटा आएगा। तो जो फेवरेबल आउटकम हमारे अनुकूल परिणाम है वो कितने हुए हमारे 1 2 3 4 5। तो 5 अनुकूल परिणाम में फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम 7 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/7। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/7। ऑप्शन चेक करिए 5/7, सी ऑप्शन है भाई 5/7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5/7 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इफ यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, वेयर a प्लस बी greater than 0 less than 90 and a greater than b, then find the value of a और b। अब ये जो लिखा है इसमें ज्यादा चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं भाई, आपको कुछ नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इसमें, बस आप ये इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तीनों इक्वल दे रखे। इसका मतलब ये बेटा कि साइन a प्लस बी भी 1/2 के इक्वल है और साइन a माइनस 1 भी 1/2 के इक्वल है। दोनों का यूज करके आप a और b की वैल्यू फाइंड करिए। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, देखिए साइन a प्लस बी को 1/2 के इक्वल ले लेते हैं और भाई साइन a माइनस बी भी 1/2 के इक्वल है। दोनों को सेपरेटली अलग अलग 1/2 के इक्वल हम रख देते हैं। तो देखिए कैसे होगा, मैंने आपको पहले बताया ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो जैसे यहां पर साइन है तो यहां जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू ऐसे मिलेगी जो साइन के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल होता है बेटा, साइन का 0 डिग्री 30 45 60 या 90, उनमें से किसी न किसी की वैल्यू होगी साइन में। ऐसे ही ये वैल्यू होगी, जैसे ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अब दोनों जगह साइन है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है यहाँ पर कोस आ जाए यहाँ पर साइन आ जाए, ऐसे भी आ सकता है। अगर यहाँ कोस होता तो ये वैल्यू कोस में किसी न किसी की मिलती है, ऐसा कोई जरूर मिलता आपको। तो आप ध्यान से देखिए 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है भाई,
अब ये आपको लर्न होना जरूरी है, अगर ये आपको लर्न नहीं वैल्यू तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो साइन ए प्लस बी एज इट इज, और 1/2 वैल्यू आपको पता है साइन 30 की होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि यहां पर साइन है तो साइन में ही चेक करेंगे, साइन से साइन कैंसिल होगा बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं आप इसे। अब ऐसे इसमें देखिए साइन, एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, एक बार थोड़ा चेक करिए बेटा, एक बच्चे ने बोला कि डाउट लग रहा है मुझे कुछ, अभी चेक कर देते बेटा। सही है, सही, यहाँ कोस है बेटा, सही है, सही डाउट ये है, यहाँ पर कोस है बेटा गिवन, यहाँ पर गिवन कोस है, सही है, यहाँ पर कोस है बेटा, ठीक कर लिए थोड़ा इसको। यहाँ पर साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, दिस इज कोस, कोस ए माइनस बी। अब कोस में वैल्यू क्या मिलेगी भाई, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ध्यान से देखिए, कोस में 1/2 ए माइनस बी इज इक्वल टू ये बेटा, ये कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 वैल्यू साइन में भी होती है, कोस में भी, साइन में 30 की होती है और कोस में किसकी होती है, कोस में बेटा वो 60 की होती है। तो कोस से कोस क्या करेंगे कैंसिल, तो कितना है बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझे बेटा। अब अगर यहाँ पर साइन है, यहाँ कोस है, यहाँ पर टेन और कोट भी आ सकता है, यहाँ पर साइन और सेक भी सॉरी आ सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो आ सकता है बेटा। तो आपको बस उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा, जो यहाँ पे मिलेगा, जैसे कोस है तो कोस में वैल्यू ढूंढेंगे 1/2, कोस में किसकी वैल्यू होती है। अब दो इक्वेशन आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमेशा उस पर क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन, मतलब हिंदी वाले क्या, विलोपन विधि। अगर इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करें, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना भाई, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 60 है। अगर सोल्व करते हैं भाई इसको तो ध्यान से देखिए, कैंसिल हो जाएगा b से b, कितना भाई 2a बेटा आया, कितना है बेटा a 90, तो a कितना है हमारा, a इज इक्वल टू 45, a की वैल्यू 45 नजर आ रही कहीं आपके, ये बिल्कुल यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तो b की भी निकाल लीजिए बेटा, और b की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, b की वैल्यू चेक कर लीजिए, इसमें रखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में रख लीजिए। अगर फर्स्ट में रखते हैं b की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 30 है, a हमारा कितना है 45 है, तो b हमारा कितना भाई निकालना है, इसको निकालेंगे b की वैल्यू, तो 30 माइनस में 45, तो ये वैल्यू तो हमारी कितनी आई भाई, b की वैल्यू जो हमारी निकली यहां से वो तो हमारी वैल्यू -15 आ गई भाई। अब -15 इसमें कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ +15 है, यहाँ +15 है, -15 नजर नहीं आया मुझे कहीं भी, तो मैं किस पे जाऊंगा, नन ऑफ दीज पे चला जाऊंगा भाई। तो अगर आपने सही वैल्यू निकाल ली है और ऑप्शन आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार तो अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है और फिर भी वो आंसर आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो आप किस पे जाएंगे, नन ऑफ दीज पे जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। If sin theta plus cos theta is equal to √3, then what is value of tan theta plus cot theta? यदि sin theta plus cos theta की वैल्यू वर्गमूल 3 है, तो tan theta और cot theta का मान क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने 2, 5 और 1। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, देखिए जो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1√3 आपको गिवन है, उसको क्या करो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी वाले क्या बोल लिखते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग करेंगे भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये √3 है इसका स्क्वायर भाई, ये क्या बन गई भाई, आईएनटी बन गई बेटा, क्या ये a प्लस बी, साइन को a समझो कोस को भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओपन करें यहाँ पर, तो a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हुआ भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हुआ भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा बेटा, कितना ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, ये 1 होता है बेटा, ये 1 होता है, आपको पता है ये आइडेंटिटी है हमारी,
और यहाँ पर क्या है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3। ये 1 उधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये आएगा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में बेटा इसको डिवाइड में भेजेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा। तो यहां से मुझे वैल्यू जो मिलेगी, क्या मिलेगी वैल्यू, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू 1 मिली, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू मुझे 1 मिली। इसका मैं यूज करूंगा, इसका भी आगे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा। जहां भी मुझे साइन थीटा और इंटू कोस थीटा नजर आएगा वहां पर मैं 1 रख दूंगा। ये काम तो मैंने किया, जो गिवन वैल्यू थी वहां से इसको सोल्व करे, यहां तक ऐसे सोल्व हो सकता है। अब मुझे क्या फाइंड करना, उस पर काम करूंगा मैं। मुझे फाइंड करना है टेन थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 99% जो सोल्व होते हैं बेटा वो तभी होते हैं जब वो साइन या कोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहां में साफ साफ लग रहा है कि हमें जो भी लॉजिक यहाँ मिला है, जो वैल्यू मिली है साइन इंटू कोस की मिली है, तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कोस में। अब इसके लिए आपको फॉर्मूले याद है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर फॉर्मूले आपने याद कर रखे तो आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर करवाया था उसमें आपको बिल्कुल अच्छे समझाया था कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो ये होता है भाई साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट का होता है बेटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया ऐसे। अब इसका एलसीएम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम आया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब इसको आपको पता है एलसीएम लेके डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके कोस से कोस जाएगा तो क्या बचेगा साइन, ऊपर भी साइन है, साइन की साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर इसको डिवाइड करते हैं कोस इंटू साइन को बेटा किससे, साइन से साइन जाएगा, क्या बचेगा कोस इंटू कोस क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, आप सभी को पता अभी वीआईएनटी हमने यहाँ यूज की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ऊपर जो वैल्यू इसकी जगह तो आ जाएगा 1, और नीचे आप देखिए नीचे क्या है साइन इंटू कोस या कोस इंटू साइन, कोस इंटू साइन या साइन इंटू कोस, उसकी वैल्यू भी क्या है 1 है। तो 1/1 क्या होता है बेटा 1 होता है। इट मीन्स टेन थीटा प्लस कोट थीटा की जो वैल्यू है वो 1 है, और 1 आपको नजर आ रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा कि इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वाई अक्ष से बिंदु 3,2 की दूरी क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3,2 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, अगर आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाते हैं, एक्स दिस इज एक्स डैश, ये वाई डैश। अगर कोई पी पॉइंट इसमें आपको पता है ये एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई का, ये एक्स का निर्देशांक है पहले, दूसरा क्या था भाई वाई का निर्देशांक। तो एक्स कितना है इसमें 3 है, आपको पता है एक्स की वैल्यू 1 2 3। इसमें अगर हम देखो एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ इसकी मैं, इसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझे, x की वैल्यू इसमें 3 है, x की वैल्यू 3 है भाई, और y की 2 है, तो इसके सामने हमने इसको मिला दिया भाई। ये P पॉइंट है, x 3 है और y 2 है। तो x की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी ली भाई हमने 3 ली है, x की वैल्यू 3 ली यहां से लेकर यहां तक। इसके सामने वाली वैल्यू जो ऊपर वाली वो भी 3 है भाई, ये भी 3 है। ये वैल्यू y की कितनी ली भाई हमने 2 ली है, तो ये सामने वाली भी 2 है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये मेरा P पॉइंट है और ये y एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो कितनी 3 है। इसका मतलब ध्यान से समझिए कि जब भी आपसे किसी पॉइंट की डिस्टेंस पूछेगा किससे, y एक्सिस से, तो उसकी डिस्टेंस जो होगी वो x का जो कोऑर्डिनेट होगा, x का जो निर्देशांक होगा वो उसकी दूरी होगी। इसका मतलब जब भी डिस्टेंस किसकी पॉइंट की किससे पूछेगा, y एक्सिस से, y अक्ष से पूछेगा कि y एक्सिस से कितनी दूर है, तो आपने कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमारा आंसर होगा। x का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो C 3 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस के बजाय x एक्सिस से पूछता कि इस बिंदु की दूरी x एक्सिस से कितनी है, अगर किसी बिंदु की दूरी x एक्सिस से पूछेगा तो जो y का कोऑर्डिनेट है वो आंसर हो जाएगा। तो अगर बिंदु की दूरी y से पूछी जाएगी तो आंसर होगा x वाला कोऑर्डिनेट, और x से पूछा जाएगा तो आंसर होगा y वाला कोऑर्डिनेट। ध्यान रखेंगे आप ही, तो आप इसको देखते ही आंसर निकाल सकते हैं भाई इसका बिना कैलकुलेशन के भी। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x y फ्रॉम ओरिजिन,
किसी बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी भाई। अगर मूल बिंदु से उसकी दूरी निकलवाए हमसे कि मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालिए तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। आपको पता है, समझाने के लिए थोड़ा बताऊं मैं आपको, देखो यहीं पे एक बार यूज कर लेते हैं इसका। ओरिजिन ये है भाई, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0। इसका मतलब ओरिजिन के ऊपर एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट, एक्स का और वाई दोनों का निर्देशांक 0 0 होता है भाई। अगर कोई पॉइंट पी हमारे पास यहाँ है, पी और एक्स और वाई है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लिया है, क्योंकि पी एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स और वाई, और दोनों पॉजिटिव कहाँ आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है भाई। तो अगर ये पॉइंट हमारे पास है, और इसको समझने के लिए हम ये बता दें ऐसे मिला के कि अगर ये डिस्टेंस हमारी एक्स है और ये डिस्टेंस हमारी वाई है, और हमें निकालनी क्या, ओरिजिन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी भी ओपी डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत इजी होता है भाई, कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इजी है। तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो ओपी डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर इसके बाद आप इसका आंसर भी डायरेक्ट लगाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर भी डायरेक्ट लगाएंगे। अगर ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ओरिजिन भाई ये ओरिजिन होगा, समझाने के लिए देखिए 0 0, और ये हमारा P पॉइंट है, ये क्या है x और y। अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर OP डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो आपको पता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये कंसेप्ट आप यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर ध्यान से देखें, x2 की वैल्यू x है, x1 हमारा 0 है, तो 0 हमने रख दिया। चलो समझाने के लिए एक बार लिख ही देता हूं बेटा, y माइनस 0 इसका स्क्वायर। आप सभी को पता है किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हुए रहता है, तो x में से 0 माइनस करें x ही रहेगा, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और y माइनस 0 y रहेगा, y का स्क्वायर ये y स्क्वायर। तो हमारी डिस्टेंस कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए, आपको ये पता है कि जब हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जब कभी भी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये यहाँ तो 0 0, तो पीछे जो माइनस वैल्यू कर रहे हैं 0 0, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिंपल आपने क्या करना है, जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सॉरी जिस भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, उसके कोऑर्डिनेट को देखो x और y है, उनका स्क्वायर करो और दोनों का सम कर दो, अंडर द रूट लगा दो भाई, अंडर रूट लगा दो, दोनों का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इजीली निकाल सकते हैं भाई। तो ये फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। जब कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको वैसे दे दे कोई, कैसे मैं ये बोल दूं आपको, फॉर एग्जांपल p कोई पॉइंट जैसे हमने लिया था 3 और 2, मैं ये कह दूं कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, ऐसे मैं आपसे पूछ दूं, तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आप 0 0 लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। नो, आपको सीधा बता दिया अगर कोई भी पॉइंट है और तो उसको फॉर्मूला बना दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर द रूट, इसको x समझो ये y है, तो दोनों का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, तो आंसर हो जाएगा अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 हमारा आंसर हो जाता। अगर इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर AB पैरेलल PQ पैरेलल CD, फिगर में आपको AB PQ और CD नजर आती है, तीनों पैरेलल है भाई। AB इज इक्वल टू एक्स, ये x है, ये z है, ये y है, विच इज ट्रू। इनमें से अगर इसको सोल्व करेंगे तो कौन सा आंसर होगा, या इसका जो रिजल्ट निकलेगा सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कौन सा ट्रू है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर यही क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्टिव में करते तो अलग मेथड है और ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें हमें, लेकिन आप इसको इजीली वैसे भी कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव करते तो क्या कॉन्सेप्ट होता, डिस्क्रिप्टिव करते तो आप ध्यान से देखिए, ABC एक ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, ABC एक ट्रायंगल छोटी है, कौन सी PQC, दिस वन, ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, दोनों को मैं सिमिलर लेता और सिमिलर करने के बाद इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो निकाल लेता। फिर इधर वाली ट्रायंगल को देखता मैं, ये वाली बड़ी ट्रायंगल, ये कौन सी, वही BCD, और छोटी ट्रायंगल BPQ, दिस एंड दिस, इन दोनों को सिमिलर कर देता मैं और दोनों की कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो लेता और उसको उन दोनों को इक्वेट करवा के वहां से मैं ये आंसर निकाल देता। लेकिन जब MCQ कर रहे हैं तो आपको एक छोटी ट्रिक बताता हूं मैं, आप सीधी सीधी कर सकते हैं इसको। जब भी कोई ऐसा फिगर आपको नजर आएगा तो एक ये लाइन, ये ट्रायंगल की लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, वो बीच में पॉइंट आएगा, कोई भी डिस्टेंस z आपको दी है और ये x और y दी है,
तो जो भी साइड वाली आपको नजर आ रही है, साइड वाली, इन दोनों का सम, इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम हमेशा जो मिडल वाली होती है जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल आता है। मतलब 1/x प्लस में 1/y इज इक्वल टू 1/z होता है रिजल्ट हमेशा ऐसे क्वेश्चन का। मतलब साइड में जो दो लाइन आपको नजर आएंगी उन दोनों का रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/y, दोनों का सम करो, वो किसके इक्वल आएगा? जो मिडल, जो दोनों की लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करने वाले को मिलाने वाली लाइन है, जो ये बीच में लाइन आएगी छोटी वाली लाइन, उसके रेसिप्रोकल के क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन बी नजर आ रहा है हमें ऐसा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको आप बिना सोल्व किए डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इफ x इज इक्वल टू a तथा y इज इक्वल टू b, समीकरण x माइनस 2 तथा x जमा y बराबर 4 के हल हो तो a और b का मान क्या होगा? If x is equal to a and y is equal to b are solution of equations x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then what is value of a and b? चार ऑप्शन आपके सामने है। अब सिंपल बात देखिए भाई, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन जब भी हम करते हैं कि अगर x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब x की जगह a और y की जगह b हम पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहां पर x की जगह a और उसकी जगह b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ऐसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा भाई? a प्लस बी इज इक्वल टू 4। सीधा क्या करेंगे? एलिमिनेशन लगाएंगे, एडिंग लिखेंगे भाई। एडिंग का मतलब होता है जोड़ने पर, हिंदी वाले लिखते हैं जोड़ने पर। अगर a कितना हो जाएगा? 2a और एक b प्लस एक b माइनस कैंसिल, ये कितना भाई? 6। तो a की वैल्यू है क्या है बेटा? 2 3 जा 6, 3 आई बेटा, 2 से डिवाइड कर दिया। a की वैल्यू 3 ऑप्शन a में भी है, ऑप्शन b में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब a और b में से कोई हो सकता है भाई। दूसरी वैल्यू चेक करें इक्वेशन 1 में या 2 में। अगर ये इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन 2 समझ ले, किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि अगर 2 में पुट करूं मैं 3 प्लस में b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 आई भाई। तो b की वैल्यू 1 है, तो a3b1 ऑप्शन a इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना आपने a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। और कोई बच्चा में से पूछता है कि हाँ जी बिल्कुल सही है, अगर आप ऐसे कर सकते हो, कोई बच्चा कह रहा है कि हम इनको सोल्व कर ले और सीधी x और y की वैल्यू निकाल ले, तो x किसके इक्वल है? a के इक्वल है, तो जो x की वैल्यू होगी वही a की वैल्यू। बिल्कुल सही है, वैसे भी कर सकते हैं भाई, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप किसी कैसे भी कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, अब हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। पिछली जो क्लासेज है आपने ली है, 3 क्लास हो गई हमारी अब ये, तो तीनों को आप एक बार ध्यान से फिर से एक बार रिवाइज करें, इनको फिर से रिपीट करें बेटा। सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप आपको एग्जाम में वैसे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो 10 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको ध्यान से करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।